दिल्ली से लगा हरियाणा का गुरुग्राम है, जिसे मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, पता नहीं क्या क्या कहा जाता है। नाम तो आप जितना चाहें नेक्स्ट जनरेशन का रख लें, लेकिन हाल ऐसा कि मिलेनियम और साइबर जैसे स्टेटस को सांप सूंघ जाए। यह दिल्ली जयपुर NH 48 है जिसको आप देख रहे हैं। बारिश हुई और घंटे 2 घंटे की बारिश में दिल्ली से जयपुर जाने की तरफ की सड़क धंस गई और 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। इस गुरुग्राम से केंद्र सरकार को सालाना 30,000 करोड़ से लेकर 40,000 करोड़ का टैक्स मिलता है, चाहे इनकम टैक्स हो या कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स। गुरुग्राम में आपको पता है कि फॉर्च्यून 500 कंपनियों के दफ्तर हैं। हरियाणा सरकार के कुल टैक्स कलेक्शन का 50% से ज्यादा गुरुग्राम से आता है। यह स्टेट GST, स्टाम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स, विज्ञापन, वाटर एंड सीवरेज टैक्स, इन सब को जरिए आता है। गुरुग्राम भारत के सबसे अमीर शहरों में गिना जाता है। यहाँ 100 करोड़ के फ्लैट हैं। पॉश कॉलोनीज में जिनकी तस्वीरें आप कुछ देर से लगातार देख रहे हैं, वहाँ 5 करोड़ 10 करोड़ के फ्लैट्स मिलते हैं, बिकते हैं। लेकिन लोगों के लिए बाहर निकल पाना दूभर है। उनका लाखों की गाड़ियां डूबी हुई हैं। घंटे 2 घंटे की बारिश ने समूचे गुरुग्राम को इस हाल में पहुंचा दिया है। सड़क किनारे बसें धंसी हुई हैं, कारें धंसी हुई हैं, हालात जानलेवा हो जाते हैं। जबकि आप देखें तो यहाँ विकास और बेहतरी के लिए कई एजेंसीज काम करती हैं, मसलन GMDA, MCG, PWD, HSVP और NHI। लेकिन गुरुग्राम के लोगों को बुनियादी सुविधाओं के लिए भयानक हालात का सामना करना पड़ता है। गुड़गांव को गुरुग्राम कर दिया गया आज से 10 साल पहले कि वो द्रोणाचार्य का इलाका है और कौरव पांडवों ने अपने गुरु को उधर का इलाका दान में दिया, जमीन दान में दी, तो ये गुरुग्राम है। लेकिन क्या महाभारत काल में इसी गुरुग्राम को ले जाने का इरादा है? साल दर साल हालात गुरुग्राम के बदलते नहीं हैं और दावे उसके लिए हजार किए जाते हैं। अब जरा रेलवे का हाल देखिए। यह छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर का रेलवे स्टेशन है। मॉनसून की पहली बारिश ने इतनी मोहब्बत दिखाई कि ऊपर शेड से जॉइंट खुल गए। उन्होंने दोनों हाथों से बारिश को भर लिया और प्लेटफॉर्म पर खड़े लोगों को नए तरह के झरने का अद्भुत अनुभव हुआ। और अब यह मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का रेलवे प्लेटफॉर्म। बारिश तेज हुई और शेड पर जो पानी जमा था, निकालने वाले ड्रेनेज होल जाम हो गए। पानी तो पानी है, रास्ता नहीं देंगे तो निकाल लेगा। सोच ने निकाल लिया, सीधे प्लेटफॉर्म पर झमाझम डांस करता हुआ गिरने लगा। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में यानी वाराणसी में स्टेशन बनारस का है। देश के सबसे साफ और आधुनिक स्टेशनों में गिना जाता है। लेकिन इस बारिश में यहाँ के नए बने प्लेटफॉर्म की छतें भी जवाब दी। नतीजा ये हुआ कि रेन खुद ही छत से प्लेटफॉर्म के बीच डांस करती हुई मुसाफिरों को लुभाने लगी। ऐसे ही हालात गुजरात की डायमंड सिटी सूरत के स्टेशन पर बन गए। ड्रेनेज पाइप ब्लॉक होने या शेड लीक होने के चलते प्लेटफॉर्म जलमग्न हो गया, भर गया। वेटिंग एरिया तक में पानी चहलकदमी करता नजर आया। पानी पटरियों पर चढ़ा रहा, जिसके चलते कई ट्रेनें रद्द या प्रभावित हुई। मॉनसून शुरू होने से पहले हर जोनल रेलवे ने पटरियों के नीचे माइक्रो टनलिंग करने की, डी वाटरिंग पंपों की संख्या बढ़ाने और नालों की ड्रोन से सफाई करने जैसे हाईटेक दावे किए थे। कहा था कि यार्ड्स और ट्रैकों के आसपास के नालों की सफाई, जिसको हम डीसिल्टिंग कहते हैं, कर दी गई। स्टेशनों पर शेड्स, पाइपलाइनों और छतों की जांच करके प्री मॉनसून मेंटेनेंस का काम पूरा कर लिया गया। तो फिर जो हुआ या हो रहा है वह क्या? यह मुंबई का नाला सोपारा रेलवे स्टेशन है। पानी का कब्जा है और लोग लगभग नदारद हैं। ड्रेनेज क्लीनिंग और शेड रिपेयरिंग का काम कॉन्ट्रैक्टर्स के भरोसे रहता है। तो फिर ठेकेदारों ने क्या किया और उनके काम की निगरानी किसने की? CAG की कई रिपोर्ट्स में पहले भी यह बात सामने आ चुकी है कि कई बार ठेकेदारों के जरिए टिन शेड्स और वाटर प्रूफिंग मटेरियल की क्वालिटी घटिया लगाई जाती रही। तो फिर इस पर सख्ती क्यों नहीं हुई? इन बातों के लिए भी प्रधानमंत्री जवाब देंगे। अलग अलग विभाग और उनके मंत्री अधिकारी फिर होते काहे को? अश्विनी वैष्णव जी
तमाम तरह के दावे करते रहे कि डीसिल्टिंग और शेड रिपेयरिंग यह सब कुछ होता रहा है, ये तो पहले ही मोर्चे पर आपका पूरा इंतजाम औंधे मुँह गिर गया। कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। मैं उन लोगों में नहीं हूं जो प्राकृतिक आपदा के मारे लोगों के लिए सरकार के सिर पर ठीकरा फोड़े। ये तस्वीरें जिम्मेदारी और जनहित को लेकर ईमानदारी का सवाल पूछ रही हैं। रात के 11:15 बज रहे हैं और मुंबई के लोग वसई से विरार तक मोबाइल का टॉर्च जलाकर रेलवे ट्रैक पर घुटनों तक पानी में चलने को मजबूर हैं। घर को जा रहे हैं, ट्रेनें बंद हैं, सड़कें डूबी हैं, बिजली नदारद है। जाहिर है ऐसे में सरकार और प्रशासन इन लोगों को उनकी किस्मत के भरोसे उनको नहीं छोड़ना चाहिए था, बल्कि कोई इंतजाम करना चाहिए। एक वीडियो है सूरत का। पुलिस वाला 2 बच्चों को ढूंढ रहा है जिनके बारे में अंदेशा है कि बारिश के पानी में दोनों डूब गए। सूरत गुजरात की व्यावसायिक राजधानी कहा जाता है। इसे डायमंड सिटी और सिल्क सिटी भी कहा जाता है। लेकिन भारी बारिश हुई और छाती से ऊपर तक पानी आकर के खड़ा हो गया। यह इस बात की गवाही है कि सूरत का शहरीकरण तेजी से किया तो गया, लेकिन उसके पीछे लचर प्लानिंग और ठेकेदारों की मनमानी को खुली छूट दी गई। हालत आप देख रहे हैं, तस्वीर आपके सामने है, प्रत्यक्षम की प्रमाण। अब ग्रेटर नोएडा आइए, यह नमूना ही काफी है। बारिश के चलते सड़क पर पानी लगा हुआ है और बरसात रह रह कर यहां हो भी रही है, लेकिन इसी में ठेकेदार ने सड़क बनाने का अपना काम चालू कर दिया। ये जो करेगा वह बह जाएगा और अधिकारियों को जाकर के बताएगा कि हमने अपना काम तो कर दिया, लेकिन बारिश ने सब तहस नहस कर दिया। अब एक वीडियो दिल्ली के स्वरूप नगर का है, यह भी देखिए, वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। स्कूल से आ रही बच्चियां रास्ते पर पानी से बचने के लिए बगल के ट्रांसफार्मर की जाली को पकड़ करके निकल रही। लोग कह रहे हैं कि सड़क के आगे और पीछे का हिस्सा बन गया है, बीच का नहीं, अधूरा है। इसके चलते बच्चियों को खतरा मोल कर निकलना पड़ता है। इसी रास्ते से बाकी लोग भी आते जाते हैं। अब सोचिए कि ट्रांसफार्मर से भगवान ना करे लेकिन करंट सप्लाई हो जाए तो फिर क्या होगा। और ऐसे हादसे होते रहते हैं। मुंबई में इसी बारिश में एक रोज पहले 2 लड़कियां स्कूटी से कॉलेज जा रही थी। बारिश के पानी में बिजली का तार गिरा हुआ था नंगा और दोनों को करंट लग गया। गनीमत ये रही कि दोनों को हॉस्पिटलाइज किया गया और दोनों की जान बच गई। मगर हम सरकार क्यों चुनते हैं? सुरक्षा, सुविधा, जीवन की बुनियादी जरूरतें और सम्मान का जीवन जीने के लिए। फिर यह जो कुछ हो रहा है वह क्या है? हजारों करोड़ का हाईवे पहली बारिश में गड्ढे से भर जाता है। शानदार कहा जाने वाला टनल कुछ ही हफ्तों में लैंडस्लाइड से धसक जाता है। दिल्ली को जाम से निजात दिलाने वाला द्वारका एक्सप्रेसवे, बारिश होती है और पानी से उसका अंडरपास भर जाता है, रास्ता रुक जाता है। लोग स्टेट और नेशनल हाईवे पर गड्ढों और खस्ताहाली का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर डालकर उसकी कलही खोल रहे हैं। और एथेनॉल जिन गाड़ियों में नहीं जाना चाहिए उनके लिए जरूरी करने पर समूचे देश में बवाल काटे हुए। कारण एक ही है, करप्शन और मेरे को फर्क नहीं पड़ता वाला माइंडसेट। जिन मंत्रियों के जिम्मे जो विभाग हैं, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जिन ठेकेदारों और कंपनियों को आपने काम दिया है, जिनका किया धरा है, जिनके कारण हालात लचर और मुसीबत में हैं या मुसीबत में डालने वाले हैं, तो फिर दोष उनका बनता है। उनको बचाना या बख्शना किसी भी लिहाज से ठीक नहीं है। पूरे देश में कई सवाल हैं। एथेनॉल का सवाल है, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, लोगों की बुनियादी जरूरतों, उनकी परेशानियों, मुसीबतों से सरकार के लापरवाह रहने का सवाल है, अधिकारियों के लापरवाह रहने का सवाल है, और सवाल है करप्शन का, सवाल है गैर जिम्मेदारी का, सवाल है मनमाने तरीके से काम करने और फिर लोगों की नहीं सुनने का। देश भर के लोग अगर कुछ कहते हैं, यह तमाम तरह की तस्वीरें कई तरह के सवाल पैदा करती हैं और लगता है कि नहीं, सरकार कई मोर्चों पर नाकाम है। प्रशासन, जिम्मेदार अधिकारी, बाकी कंपनियां, ठेकेदार, इन सब की गिरेबान पकड़ी जानी चाहिए तो पकड़ी जानी चाहिए। देश लोकतंत्र से चलता है। लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा आधार है वो लोक विश्वास है, लोक मत है।
और वही लोक विश्वास लोकमत सरकार को चुनता है। सत्ता जब भी आती है तो एक जनमत आपके साथ रहता है, और जनमत, जनादेश, जनविश्वास, जन कल्याण, जनहित अगर इनकी अनदेखी होगी तो फिर इसी तंत्र के जरिए बाकी सारे फैसले होते हैं, समय के साथ साथ हो जाएंगे। मगर एक सवाल जो बुनियादी है कि अलग अलग महकमे, अलग अलग मंत्री, अलग अलग अधिकारी, इन सब का कोई जिम्मा नहीं है, सीधा प्रधानमंत्री गिरफ्तार कर लेंगे। ये बार बार प्रधानमंत्री को सवालों के घेरे में लाना और प्रधानमंत्री की गिरबान पकड़ना, इसका मतलब ये है कि हम उन तमाम लोगों को रियायत दे रहे हैं, उन तमाम लोगों को सवालों से, संदेहों से बाहर कर रहे हैं जिनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, जिनके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, जवाबदेहियां हैं, और जो इस तरह के हालात के लिए कसूरवार माने जा सकते हैं या हैं। तो फिर लोकमत और लोक राय, उसके जरिए चलने वाले लोकतंत्र में जो भी आदमी जवाबदेह है, जो भी जिम्मेदार है, उसके साथ सख्ती से पेश आना चाहिए, ताकि इस तरह के हालात जो हम लगातार देखते रहे हैं, और आज है, अभी हो हल्ला हंगामा है, कल सब ठीक हो जाएगा, लोग चुप हो जाएंगे, सब भूल जाते हैं, ऐसा होता नहीं। ये सारी घटनाएं, ये सारी बातें, ये सारे मामले, परेशानियां, मुसीबतें धीरे धीरे एक इमेज तैयार करती है। बैक ऑफ द माइंड वो इमेज तैयार होती रहती है और वो राय बनती है, और वही राय जनादेश के तौर पर हमारे सामने आती है। इसलिए यह मान लेना कि यह सब तो हम कर लेंगे और बाकी लोग भूल जाएंगे समय के साथ, या कोई दूसरा मामला बड़ा हो जाएगा, उस मामले के आगे ये सब छोटे पड़ जाएंगे, ये इंसान की समझ को और समझ के जरिए उसकी पैदा होने वाली राय को ना समझने की जानबूझ करके एक कोशिश है, और वो अपनी सेहत के लिए, यानी कि सरकार, सत्ता व्यवस्था, प्रशासन, इन सब के लिए खतरनाक है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन जाते जाते मेरा दरख्वास्त है आपसे, मेरा निवेदन है कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज, वीडियोस पसंद आते हैं तो शेयर किया कीजिए, और अगर कोई राय है तो कमेंट बॉक्स में दर्ज किया कीजिए। नमस्कार।